इस वीडियो में कोशिश करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, इसका पूरा सिलेबस जो है एक वीडियो में हम कवर करें। राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो, सिलेबस जो है सेम ही आता है। तो इसमें पहला पॉइंट है सर्वे इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट। तो उसके लिए देखो इंजीनियरिंग सर्वे ऑन फॉर हाईवे, ठीक है, यहाँ पे हाईवे अलाइनमेंट के लिए। तो आपको ये याद रखना है, मैप स्टडी सबसे पहले मैप स्टडी करते हैं, फिर रिकग्निशन सर्वे होता है, प्राइमरी सर्वे और फिर डिटेल सर्वे होता है। तो रिकग्निशन में क्या होता है, मैप स्टडी में क्या होता है, वेरियस अलाइनमेंट्स आर ड्रॉन द मैप पासिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एरिया एंड मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस। अलाइनमेंट आर ड्रॉ यूजिंग टोपोग्राफी और सेलेस्ट्रल और कंटूर मैप। ठीक है, क्या होता है कि बहुत सारे मैप जो हैं उनकी स्टडी की जाती है, उनमें से ये देखा जाता है कि जो मिनिमम जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एरिया होना चाहिए, कि जो ये एरिया है सबसे ज़्यादा यूटिलाइज हो। उसके अलावा कि भाई जो रूट है उसका वो सबसे छोटा पड़ना चाहिए, प्लस ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कम आने चाहिए। जैसे कोई कहीं पे नदी आ गई, नाले आ गए, ऐसे जो है कम से कम आने चाहिए, ताकि जो है पुल वगैरह कंस्ट्रक्ट ना करना पड़े, कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा ना हो। तो मैप स्टडी की जाती है। जब मैप स्टडी हो जाती है फिर उसके बाद में डिफरेंट फीचर्स आर आइडेंटिफाइड ऑन अलाइनमेंट बाय द साइट लोकेशन। मतलब इसके बाद में साइट पे जाया जाता है, और साइट पे इसलिए जाया जाता है जिसको रिकग्निशन, मतलब मेन सर्वे से पहले जो एक बार मतलब वहाँ जाके साइट विजिट करके ये देखा जाता है कि कुछ ऐसे फीचर जो कि मैप पे नहीं है। रिकॉनेंस सर्वे बोलते हैं इसको, कि जो वहाँ पे कुछ फीचर्स नहीं है जो मैप में अवेलेबल नहीं है, वो वहाँ जा साइट पे जाके हमें पता लग जाए। ठीक है, उसके बाद में प्रीलिमिनरी सर्वे होता है। ठीक है, प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या होता है कि चेन सर्वे, लेवलिंग वर्क, ट्रैफिक स्टडी, ड्रेनेज स्टडी, सॉइल इन्वेस्टिगेशन और ये सब कर लिया जाता है। मतलब इसका मतलब ये है जो प्री सर्वे होता है इसमें ये होता है कि हमको ये फाइनल कर लेना होता है कि जो रूट है ये होता है, उसके बाद वहाँ पे जाके हम कर लेते हैं कि चेन सर्वे, लेवलिंग वर्क और ये सब जो है वहाँ पे कर लिया जाता है। डिटेल सर्वे में क्या किया जाता है, प्लानिंग, डिजाइनिंग, मेथोडोलॉजी, मटेरियल एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन और ये सब किया जाता है। अलॉन्ग विद द फाइनलाइज अलाइनमेंट एंड ए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो डिटेल सर्वे में फिर क्या हम डिटेल में जो है सर्वे करते हैं। अब चारों जो मैप स्टडी और रिकग्निशन, इसमें क्या है कि हमने भी पढ़ा कि यूटिलाइजेशन एरिया देखना। तो यूटिलिटी फैक्टर के लिए हमें एक यूटिलिटी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जो किस पर डिपेंड करता है, वहाँ की पॉपुलेशन, प्रोडक्शन और लेंथ ऑफ द रोड के ऊपर। ठीक है, और यूटिलिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना। क्या होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है उसमें जो सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन वाली रेंज वाली होती है, उसके लिए हम 0.5 यूटिलिटी फैक्टर रखते हैं, फिर वो उसका जो है डबल करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में और है इन्वेस्टिगेशन, प्रिपरेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट हो गया। हाईवे स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, देखो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में तो क्या है कि एक तो आपका नेशनल हाईवे आएगा, फिर स्टेट हाईवे आता है, ठीक है, और फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आता है, MDR। ठीक है, बस यही स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है। फिर जैसे कोई एक्सेप्स हाईवे ये इतना नहीं होता इसमें। लैंड विड्थ, बिल्डिंग लाइन, सेंटर लाइन, फॉर्मेशन विड्थ, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। ये देखो एक विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन वो होता है कि जो पेमेंट की विड्थ होती है प्लस शोल्डर की विड्थ होती है। तो शोल्डर जितने हैं उनके बीच की जो स्ट्रेंथ होती है उसको फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं। तो फॉर्मेशन विड्थ आपको पता चल गया। एक मेन जो क्रॉस सेक्शन जो है, एक बिल्डिंग जो हम पेमेंट डिजाइन करते हैं उसके लिए मेन क्रॉस सेक्शन ये रहा। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हो गया आपका फॉर्मेशन विड्थ। फिर फॉर्मेशन विड्थ से यहाँ तक क्या था कि शोल्डर है, यहाँ पे शोल्डर है, शोल्डर से शोल्डर के बीच की डिस्टेंस होगी फॉर्मेशन विड्थ। फिर उसके बाद में थोड़ा सा हम रोड में मार्जिन रखते हैं। ठीक है, तो ये जो रोड मार्जिन है इसको भी हम अगर हम मिला लेंगे तो उसको कहते हैं राइट ऑफ वे या फिर लैंड विड्थ। यहाँ पे एक सिलेबस में गिवन है कि लैंड विड्थ क्या होता है। तो लैंड विड्थ लगभग 45 मीटर की होती है। ठीक है, और यह क्या है, आपके जो मार्जिन है उनको ऐड करने के बाद में जो डिस्टेंस और लेंथ आती है उसको लैंड विड्थ कहते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम सेटबैक डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग लाइन तक, है ना, तो बिल्डिंग लाइंस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है वो 80 मीटर की होती है। तो बिल्डिंग लाइन क्या होती है, जो रोड की बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री से हम सेटबैक डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है कि मान लो कोई सामने से व्हीकल आ रहा है, तो अगर हमें बिल्कुल चिपका के बिल्डिंग बनाती ना, अगर सड़क के चिपका के,
तो हमें क्या है कि सामने वाला जो साधन है वो दिखेगा नहीं, जो भी व्हीकल है वो दिखेगा नहीं। तो हम इतनी डिस्टेंस रखते हैं ताकि कोई कर्व है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सामने वाला जो व्हीकल है वो हमें दिख जाए, ठीक है। कोई कर्व है, ब्लाइंड कर्व्स होते हैं ना, ब्लाइंड कर्व्स का मतलब जहाँ पे बिल्कुल दिखती नहीं है सामने से कोई व्हीकल आता है, तो ऐसे ब्लाइंड कर्व की पोजीशन कंडीशन यहाँ पे नहीं है, इसलिए सेटबैक डिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्डिंग लाइन है, तो बिल्डिंग लाइन्स के बीच की डिस्टेंस है वो 80 मीटर के समथिंग होती है। तो यहाँ पे आपको पूछ लिया भाई बिल्डिंग लाइन। एक कंट्रोल लाइन है, तो बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक स्पेस रखते हैं, और इस स्पेस को हम कोई नाम नहीं देते, लेकिन ये लगभग 150 मीटर की होती है। तो यहाँ पे सिलेबस में जो भी है कि लैंड विड्थ होगी, बिल्डिंग लाइन, सेंटर लाइन और फॉर्मेशन विड्थ, ये सब हो गया। अब बात करते हैं हम टेरेन क्लासिफिकेशन की। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में ना टेरेन की कैटेगरी होती है प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस और स्टीप, ठीक है। तो प्लेन है, और प्लेन 0 से 10% के लिए जो स्लोप होता है वो प्लेन होता है, प्लेन या फ्लैट बोलते हैं उसको टेरेन है। फिर उसके बाद में रोलिंग आता है, रोलिंग होता है जो 10 से 25 के बीच में आता है, ठीक है। और उसके बाद में माउंटेनियस जो 25 से 60 के बीच होता है वो माउंटेनियस या हिली बोलते हैं, और स्टीप बोलते हैं जो 60 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में टेरेन क्लासिफिकेशन हो गया, तो ये भी सिलेबस का पार्ट जो है कवर हो गया। उसके बाद में हम जाते हैं पेवमेंट विड्थ, ठीक है। तो पेवमेंट विड्थ और कैम्बर, दो चीज़ हमें देख लेते हैं उसके बाद। तो ये रहा आपका विड्थ ऑफ द रोड। विड्थ ऑफ द रोड देखो, मिनिमम जो मैक्सिमम विड्थ होती है एक व्हीकल की वो होती है आईआरसी के अकॉर्डिंग 2.44 मीटर। 2.44 मीटर ठीक होगी, ठीक है। लेकिन हम अगर सिंगल लेन रोड बना रहे हैं तो उसके लिए 3.75 मीटर होती है। 3.5 नहीं होती, यहाँ पे 3.75 देते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक जो सिंगल लेन वाला है उस पर आपको कोई ओवरटेक वगैरह करे, तो इसके लिए इतनी स्पेस तो रिक्वायर होती है। सिंगल लाइन में वैसे ओवरटेक अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। 3.75 मीटर डिस्टेंस विड्थ तो जो होनी चाहिए। टू लेन विदाउट कर्व की होती है 7 मीटर, और टू लेन विद कर्व जो होती है 7.5। और इंटरमीडिएट लेन वो लेन होती है जिसमें हम जो है दोनों साइड से अलाउ करते हैं ट्रैफिक का मूवमेंट, ठीक है। 5.5 मीटर होती है उसके लिए, इंटरमीडिएट का नाम। अब यहाँ से अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एक पेमेंट है जिस पे दोनों साइड से ट्रैफिक का मूवमेंट जो है अलाउ है, टू वे जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे 5.5 मीटर होती है। मल्टीपल लेन्स के लिए 3.5 मीटर पर लेन। मान लीजिए 6 आपको क्वेश्चन में गया 6 लेन हाईवे है, तो 6 लेन के लिए कितनी विड्थ होगी, क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा कि इतनी विड्थ है, तो 6 लेन के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5, ठीक है। तो ये आपकी पेमेंट विड्थ होगी। उसके बाद में हम यहाँ पे देखो फॉर टू लेन, यहाँ पे ये 2.44 तो गिवन है आपका व्हीकल की विड्थ। उसके बाद में जो भी मार्जिन है, लेफ्ट साइड का मार्जिन 0.53 का है, इधर राइट का 0.53, और व्हीकल्स के बीच की डिस्टेंस 1.06 का मार्जिन रखते हैं, तो 60 मीटर की, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट कैम्बर। तो कैम्बर ये रहा। तो कैम्बर क्या है, एज़ पर आईआरसी, ठीक है। ये जो टेबल गिवन है ना, इस टेबल को ऐसे कर लेना आप, जो लाइट रेनफॉल है इधर उसको इधर कर लेना, और हैवी को इधर कर लेना। तो उसके बाद क्या होगा कि पहले आपको ऐसे याद रखना 1.7, 2, फिर 2 को यहाँ ले आना 2, फिर 2.5, फिर 2.5 को इधर ले आना, फिर 3, फिर 3 को इधर ले आना 4, है ना, ऐसे याद रखना आपको। सबसे पहले जो सीमेंट कंक्रीट या थिन बिटुमिनस, ठीक है, हाई बिटुमिनस सॉरी, फिर थिन बिटुमिनस के लिए नेक्स्ट वाला हो जाएगा WBM ग्रेवल रोड, और अर्थ रोड के लिए तो मैक्सिमम कितना कैम्बर हो गया 4%। अगर हैवी रेनफॉल है तो, मतलब ज़्यादा रेनफॉल है तो ग्रेडियंट ऑब्वियसली कैम्बर जो है हमें ज़्यादा चाहिए होगा। कैम्बर होता है एक साइड का, जैसे हम सेंटर का जो सड़क होती है सेंटर से हम उठा देते हैं ताकि जो हमारा पानी है वो सड़क पे जमा ना हो, पानी जो है ड्रेन होकर साइड में निकल जाए। ग्रेडियंट जो होता है 2 टाइम्स ऑफ कैम्बर होता है, ये आपको याद रखना है एक, ठीक है। तो ये आपका कैम्बर जो है ये हो गया। उसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट्स तो भैया ये हम पढ़ते हैं जहाँ पे हम पढ़ते हैं ग्रेडियंट्स में कि एक आपका होता है रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट वो ग्रेडियंट होता है जो एक डिज़ाइनर चाहता है कि मैक्सिमम जो ग्रेडियंट होता है जो एक डिज़ाइनर प्रोवाइड करता है किसी सड़क पे, ठीक है, कि भाई इससे ज़्यादा जो है लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद में होता है जो दूसरा ग्रेडियंट होता है वो होता है आपका रूलिंग के बाद में होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट वो ग्रेडियंट होता है कि अगर मान लो कोस्ट के अंदर डिफरेंस आ रहा है, कि डिज़ाइन कोस्ट के अंदर डिफरेंस आ रहा है, एक डिज़ाइनर जो है अगर मान लो 7% का ग्रेडियंट दे रहा है और एक दे रहा है 8% का, अगर 1% का ग्रेडियंट बढ़ाने से हमें
कॉस्ट का रिडक्शन 50% से ज़्यादा हो जाता है, या अंदाज़ा से मान लीजिए कोई बढ़िया जो है कॉस्ट का रिडक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो आपका लिमिटेड ग्रेडियंट वो प्रोवाइड करते हैं। तीसरा आता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट नाम से पता चलता है कि भाई एक्सेप्शन है, इसके अंदर और कोई ग्रेडियंट प्रोवाइड हम कर ही नहीं सकते ऐसी जगह पे, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं उसके लिए, ठीक है। अब लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को हम 100 मीटर से ज़्यादा लेंथ के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 100 मीटर के बाद में हमें फिर आपका नॉर्मल जो ग्रेडियंट है वो प्रोवाइड करना होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई 10% का ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दिया, आपका व्हीकल है स्ट्रेट मूव कर रहा है, चढ़ाव पे मूव कर रहा है, ठीक है, ग्रेडियंट पे मूव कर रहा है, तो व्हीकल जो है उसकी कुछ होलिंग पावर होती है, कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद में जो पुलिंग व्हीकल की पुलिंग पावर होती है, होलिंग पावर जिसको बोलते हैं, वो है, उसके साथ हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या है कि जो आपका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है वो 100 मीटर के लिए रखते हैं। उसके बाद में एक आता है मिनिमम ग्रेडियंट। तो ये 4 टाइप के लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स हो गए। साइड डिस्टेंस की बात करते हैं तो साइड डिस्टेंस में देखो 3 आते हैं साइड डिस्टेंस। एक तो आता है आपका SSD, ठीक है, SSD आता है, और उसके बाद में OSD आता है, और एक ISD आता है। तो सबसे जैसे अगर हम आपको पूछ लिया जाए कि SSD सबसे कम होता है, फिर उसके बाद में ISD होता है, और फिर उसके बाद में OSD होता है। SSD जो है, SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। 2 फॉर्मूले इसलिए होते हैं क्योंकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, चलो हम यहाँ पे देख ही लेते हैं बुक में, है ना, 1 मिनट। देखो साइड डिस्टेंस हो गया SSD, OSD, ISD। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस होती है कि अगर मान लो आपके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, आप गाड़ी चला रहे हो, तो आप वो ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद में आप जब ब्रेक लगाओगे तो व्हीकल पे जो आपकी पेमेंट है, पेमेंट पे इतनी डिस्टेंस अवेलेबल होनी चाहिए हर स्पैन के लिए, ताकि जब आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखे तो आप जो आराम से बिना कोलैप्स के, बिना एक्सीडेंट के, विदाउट कोल्यूजन जो है आप गाड़ी अपनी रोक सकें। तो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो जब भी आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखोगे तो आप 2 सेकंड या 2.5 सेकंड के लिए तो ये सोचते रहोगे कि यार ब्रेक लगाऊं नहीं लगाऊं। मान लीजिए 2.5 सेकंड आपका रिएक्शन टाइम है। SSD के लिए रिएक्शन टाइम होता है 2.5 सेकंड का, OSD के लिए होता है 2 सेकंड का, और मिनिमम स्पेस हेडवे जो एक गाड़ी के पीछे तुम गाड़ी चला रहे हो बिल्कुल पैरेलल में, तो उसके लिए हमको टाइम दिया जाता है 0.7 सेकंड का। तो ये याद रखना आपको, SSD के लिए कितना टाइम दिया जाता है 2.5 सेकंड का। अब 2.5 सेकंड का टाइम है SSD के लिए, वो रिएक्शन टाइम हो गया। तो SSD कैलकुलेशन के लिए आपको 2 जो है कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। एक हम बोलते हैं यहाँ पे लेग डिस्टेंस, एक बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस वो होती है जिस टाइम में आप सोचते हो कि भाई ब्रेक लगाऊं नहीं लगाऊं, ठीक है, तो 2.5 सेकंड्स। तो आपकी मान लो स्पीड v है, और लेग डिस्टेंस के लिए आपको टाइम गिवन है रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड का। इसके लिए एक PIEV थ्योरी होती है ना, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, वोलेशन एंड PIVE इमोशन, कुछ ऐसे करके, वो हम पढ़ेंगे बाद में, चलो ना। तो PIEV थ्योरी के बेस पे हम जो रिएक्शन टाइम जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे SSD के लिए IRC ने कहा कि 2.5 सेकंड का। तो लेग डिस्टेंस तो आप कैलकुलेट कर लोगे, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए भी आपको क्या है कि कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, यहाँ पे डिराइव करना पड़ता है फॉर्मूला। आपको सिंपली जो है याद करना रहेगा। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। लेग डिस्टेंस के लिए 0.278 V इंटू TR होता है, और ये आ रहा, ये रहा आपकी थ्योरी, है ना। परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वोलेशन, PIEV थ्योरी होती है ये, ठीक है। तो इसमें आपको क्या टाइम लॉस्ट इन परसीविंग एनी ऑब्जेक्ट, और ये तो टोटल जो रिएक्शन टाइम TR इक्वस टू PIEV, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन टाइम जो होता है 2.5 हो गया आपका SSD के लिए, OSD के लिए 2, और इसके लिए 0.75 मिनट स्पीड। ब्रेकिंग स्पीड जो डिस्टेंस होती है उसके लिए कुछ कैलकुलेशन है, आपको डायरेक्टली जो है फॉर्मूला आपको याद रखना। फॉर्मूला क्या है, LB लेंथ, जो ब्रेकिंग लेंथ होती है उसके लिए V²/254 F + S। प्लस कब लगेगा, तब आपका जो है ग्रेडियंट जो पॉजिटिव, मतलब आप चढ़ रहे हो, किसी चढ़ाव पे चढ़ रहे हो ना, पॉजिटिव ग्रेडियंट, और नेगेटिव ग्रेडियंट है तो उसके लिए आपका माइनस लग जाएगा यहाँ पे। तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, ये आपको ये फाइनल फॉर्मूला आ जाता है SSD के लिए 0.278 इसलिए कि आपको जो V है, V स्पीड जो है वो आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है। T आपका 2.5 सेकंड जो है, रिजल्ट आएगा मीटर में आएगा, ठीक है। प्लस माइनस ऐसे यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, F जो है ये लेटरल फ्रिक्शन नहीं आएगा, क्योंकि जब ब्रेक लगता है तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो है वो काम आता है। तो
तो यहाँ पे जो एफ़ की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.35। अब वैसे तो देखो एफ़ जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है स्पीड पे, पर नॉर्मली जो है क्वेश्चन में 0.35 गिवन है। स्पीड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है फ्रिक्शन की वैल्यू जो है कम होती है, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो वो उसके लिए भी एक टेबल है, उस टेबल से आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिकली मतलब वैसे तो 0.35 से 0.4 के बीच वेरी करती है। तो ये आपकी साइड डिस्टेंस होगी, ये कौन सी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बाद में हम पढ़ते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी आपको क्या है कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ रहे हो तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, स्पेस हेडवे, और ये फाइनल फॉर्मूला है 0.278 वी बी इंटू टी आर प्लस 0.278 वी बी इंटू कैपिटल टी क्या है √4s/a, एस क्या है 0.2 वी बी प्लस एल क्या है लेंथ ऑफ द व्हीकल, ठीक है। IRC स्टैंडर्ड व्हीकल जो है 6 मीटर का होता है, क्वेश्चन में नहीं गिवन हो, आपको 6 अज्यूम करना है, प्लस 0.278 वी सी इंटू टी। वी सी आपकी डिज़ाइन स्पीड है, क्योंकि जो यहाँ पे देखो ये है कुछ व्हीकल आपको CA VA जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन है, तो VC जो है अपना ये इंडिपेंडेंट व्हीकल, इसको कोई लेना देना नहीं है कि उधर से ओवरटेकिंग हो रही नहीं है, ये अपना खुद की मस्त स्पीड में चलेगा, तो ये डिज़ाइन के ऊपर चलता है। तो VC अगर क्वेश्चन में डिज़ाइन स्पीड गिवन तो उसको हम VC मानते हैं, और अगर VB नहीं गिवन है तो हम 100-16, IRC कहता है कि 100-16 जो है 100 सॉरी मतलब अगर आपको 100 VC की वैल्यू गिवन है तो 100 होगा, जो भी वैल्यू की होगी ना, तो VC - 16 जो है VB की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका OSD की कैलकुलेशन, ठीक है। वन वे ट्रैफिक के अंदर एक होता है आपका ISD, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। वो क्या होता है OSD के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि OSD जो है ओवरटेकिंग जोन की जो लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन, उसके लिए मिनिमम होती है 3 OSD और मैक्सिमम होती है 5 OSD। लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन 3 OSD मिनिमम और 5 OSD मैक्सिमम होती है। SSD उससे सबसे कम होती है, फिर ISD होती है, OSD होती है। ISD क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ SSD। ISD कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, कोई ऐसा स्पैन है सड़क पे जहाँ पे हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वो एक्सेप्शनल केस हो गया। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 2 टाइम SSD का जो होता है उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। इसको हम कंजस्टेड ओवरटेकिंग भी कहते हैं, ठीक है, कि कंजस्टेड ओवरटेकिंग, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस देखते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है। हॉरिजॉन्टल कर्व सुपर एलिवेशन, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व पढ़ते हैं हम। उसके बाद में यहाँ पे आ गया आपका हॉरिजॉन्टल कर्व। तो प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इन हॉरिजॉन्टल लाइन इम्पार्ट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसकी वजह से ओवरटेकिंग और स्किडिंग दोनों हो सकती है। तो ये तो नाम है कि हॉरिजॉन्टल कर्व क्या है, लेकिन आपको इसके अंदर सब टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, वो आपका सुपर एलिवेशन है, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन क्या होता है वो हम देखते हैं यहाँ पे, लेटरल स्किडिंग और ये भी जो भी चीज़ें हैं ये टर्म्स आपको पढ़नी है। जो मेन चीज़ है सुपर एलिवेशन होती है। सुपर एलिवेशन क्या होता है कि जो आपका सड़क है ना, जो कर्व पे हम क्या करते हैं, सड़क का जो इनर एज है उसके रेस्पेक्ट में आउटर एज को उठा देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो कर्व्स होते हैं स्ट्रेट से हम अगर डायरेक्टली सर्कल मीट करा दें ना, कर्व पे डायरेक्टली सर्कल मीट करा दें, तो या फिर कर्व जो भी आता है वहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू 0 से अचानक बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटर डायरेक्शन में लगता है व्हीकल के, तो व्हीकल या तो ओवरटर्न हो जाएगा, ज़्यादा ही अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया तो ओवरटर्न हो जाएगा, और अदरवाइज जो है वो स्किड हो जाता है बाहर की तरफ। तो उसके लिए जो हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, और सुपर एलिवेशन हमेशा ट्रांजैक्शन कर्व पे हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो है सुपर एलिवेशन को हम धीरे धीरे ग्रेजुअली हम अप्लाई कर सकें वहाँ पे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी हम चाहते हैं कि धीरे धीरे फैसिलिटेट वहाँ पे प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। अचानक से क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर अचानक से लग गया ना, तो उससे में क्या होता है कि आपका व्हीकल जो है ओवरटर्न हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो ये सुपर एलिवेशन में बस जितना थ्योरी थी वो हमने डिस्कस कर ली। मेन फार्मूला है इसका, मेन फार्मूला जो है ये यहाँ पे देखो, इसमें ये वाला याद रखना आपको, E+F डिवाइडेड बाई 1 - EF इक्वल्स टू V²/127R। V जो है वो किलोमीटर पर आवर में, R है मीटर में। तो ये फॉर्मूला है। अब किस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हम ये देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। उसमें क्या है आपको समझ आ जाएगा कि ई की वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अर्बन एरिया के लिए मैक्सिमम 4% होती है, प्लेन एंड रोलिंग के लिए 7% होती है, माउंटेनियस एंड स्टीप के लिए 10% होती है।
ई मिनिमम शुड बी लेस देन इक्वल टू ई प्रोवाइडेड, और वो होता है लेस देन इक्वल टू ई मैक्सिमम, ठीक है। और ई मिनिमम कितना होता है कैम्बर ऑफ रोड, कैम्बर कितना होता है आपको लाइट रेनफॉल और हैवी रेनफॉल में हमने पढ़ लिया 1.7 2 2 2.5 2.5 3 3 4। और इधर जो कि टेबल थी उसमें क्या था आपका सीसी सीमेंट कंक्रीट और थिन बिटुमिनस, फिर उसके बाद में सॉरी हाईवी बिटुमिनस, सेकंड था थिन बिटुमिनस, फिर था उसके बाद में ग्रेवल, और चौथा था अर्दन रोड। तो वो आपका हो गया। सुपर एलिवेशन के बाद में है वर्टिकल कर्व, लेटरल एंड वर्टिकल क्लियरेंस। तो वर्टिकल कर्व तो आपके कौन सा कर्व आ गया यहाँ पे, समिट कर्व और वैली कर्व। वर्टिकल कर्व में दो कर्व आते हैं, वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे आगे चल के। ये देखो वर्टिकल अलाइनमेंट इसका नाम है वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व में आपके समिट कर्व और वैली कर्व दो चीज़ आती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो वर्टिकल कर्व में समिट कर्व और वैली कर्व। ग्रेडियंट्स हमने पढ़ लिए, रूलिंग, लिमिटिंग, एक्सेप्शनल, मिनिमम, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है आपका स्लोप होता है, राइजिंग हो सकता है वो, डिसेंडिंग और डिसेंडिंग। रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटेड, एक्सेप्शनल और मिनिमम हमने पढ़ लिया। अच्छा इंपॉर्टेंट ये है मिनिमम ग्रेडियंट जो है वो आपका होना चाहिए 1/500 फॉर कॉन्क्रीट ड्रेनेज सिस्टम और 1/200 फॉर ओपन सॉइल ड्रेनेज। तो ज़्यादा कौन सा हुआ, ये ओपन सॉइल ड्रेनेज वाला, ठीक है। ओपन सॉइल ड्रेनेज में क्या है आपको ज़्यादा ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट है, और कॉन्क्रीट ड्रेनेज सिस्टम में मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। आप ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हो, तो ये ग्रेडियंट की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद में वर्टिकल कर्व में हम पढ़ रहे थे। अच्छा ये भी देखो, ये टेबल है इसके लिए। प्लेन एंड रोलिंग के लिए 3.3 होता है रूलिंग ग्रेडियंट। माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन हैविंग एलिवेशन मोर देन 300 मीटर अबव MSL, 3000 मीटर अबव MSL। और अप टू के लिए ये होता है, मतलब ज़्यादा अगर आपको आपका एलिवेशन 3000 मीटर से भी ऊपर है तो आपको ग्रेडियंट जो है कम देना पड़ेगा, 5 6 7। इसको भी याद रखने का तरीका है रूलिंग, लिमिटिंग, एक्सेप्शनल, क्योंकि जो मिनिमम है उसकी वैल्यू तो यहाँ पे आएगी, ठीक है। और 3 बचे आपके रूलिंग, लिमिटिंग और एक्सेप्शनल, उनके लिए 3.3 5 6, फिर उसको 5 6 को यहाँ ले आएंगे, 5 6 फिर 7 6 और 7 को यहाँ लेंगे, 6 7 8। अब ये याद रखना आपको, प्लेन एंड रोलिंग हो गया, माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन हेवन 3000 तक, मोर देन 3000 ये हो गया, और ये 3000 तक वाला हो गया। जो आपका मिनिमम ग्रेडियंट होता है वो सबसे कम होगा ऑब्वियसली, फिर रूलिंग होता है, लिमिटिंग होता है और एक्सेप्शनल, सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल होता है, ठीक है। नोट किया गया ना, एट हायर एलिवेशन लेसर ग्रेडियंट प्रोवाइड बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन इज लेस ड्यू टू विच बर्निंग ऑफ फ्यूल इज लेस एंड हैंस द इट रिड्यूस द पुलिंग पावर ऑफ द व्हीकल। सही बात है भाई, ज़्यादा ऊपर जाएंगे वहाँ पे आपको ग्रेडियंट कम प्रोवाइड करना, तभी तो ये करा। मोर देन अगर 3000 है तो वहाँ 5 6 7 का ही रखेंगे, उससे कम आएंगे तो यहाँ पे अप टू के लिए हम 6 7 8 रख रहे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद में वर्टिकल कर्व पढ़ रहे थे हम। वर्टिकल कर्व में आपका समिट कर्व और वैली कर्व था, तो समिट कर्व और वैली कर्व पे चलते हैं अब। ग्रेड कंपनसेशन जो है ये सिलेबस में नहीं है, पर ग्रेड कंपनसेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं। ग्रेड कंपनसेशन इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि मान लो कहीं पे ग्रेडियंट है और साथ में कर्व भी आ गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमको क्या कंपनसेट करना पड़ेगा। ग्रेडियंट 4% से अगर कम है तो वहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन नहीं करते हम। कंपनसेटेड ग्रेडियंट की वैल्यू जो है हम रखते हैं 4% से ज़्यादा ही रखते हैं, या 4%, ठीक है। अब यहाँ पे समिट कर्व आ गया। समिट कर्व आर वर्टिकल कर्व विद कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड एंड कॉन्केविटी डाउनवर्ड, ठीक है। और इनके अंदर जो हैं आपके ग्रेडियंट मीट, आपको ग्रेडियंट की वैल्यू गिवन होगी ना, उससे पता चल जाएगा कि ये समिट है या वैली है। कि अगर मान लो एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट जो है एक असेंडिंग ग्रेडियंट को मीट कर रहा है तो वैली बन जाएगी। एक असेंडिंग ग्रेडियंट फिर उसके बाद में डिसेंडिंग ग्रेडियंट होगी, भाई समिट कर्व बन जाएगा। तो इसके लिए जो है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है आपको पता चल जाएगा भाई। आपको तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये याद रखने। समिट कर्व के लिए हम पर देख लेते हैं, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड होती है, इस तरीके से होता है समिट कर्व, है ना। ऊपर जो है कॉन्वेक्सिटी और नीचे की साइड में कॉन्केविटी होती है, ये वाला देखो, ये देख लो कि इस तरीके से होता है। समिट हो गया, समिट मतलब टॉप पॉइंट जो है वो आपका पीक पॉइंट और टॉप पे आ रहा है। वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलवेज लाई अबव द कर्व,
ठीक है। सबमिट कर और डिज़ाइन ओनली फॉर साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों नहीं है इतने। सबमिट करो जो है तो उसको हम साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया पे डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम चढ़ते हैं कोई सबमिट करो पे चढ़ते हैं इधर का व्हीकल जो है वो हमें दिखता नहीं है, उधर की डिस्टेंस जो है दिखती नहीं है, तो इसलिए हम जो है सबमिट करो उसको साइड डिस्टेंस के लिए। और जो है आपका वैली कर उनको हम कंफर्ट क्राइटेरिया बेसिस डिज़ाइन करते हैं, वो तो हम चलो आगे बढ़ते हैं। जनरली स्क्वायर पैराबोला नेचर इज़ कंसिडर फॉर डिज़ाइन ऑफ सबमिट करो। देखो हम जब ट्रांजेक्शन करो पढ़ते हैं, सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ट्रांजेक्शन करो जो है, ट्रांजेक्शन करो के लिए जो हम नेचर हॉरिजॉन्टल के लिए हम लेते हैं कौन सा, स्पाइरल नेचर का, ठीक है। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि एक वर्टिकल कर्व में सबमिट करवाता है उसके लिए स्क्वायर पैराबोला, वैली कर्व के लिए आपका क्यूबिक पैराबोला। अगर आपको पूछ लिया जाए कि आइडियल शेप कौन सी होती है, तो आइडियल कौन सी होती है, सर्कुलर, ठीक है। जनरली स्क्वायर पैराबोला नेचर इज कंसिडर्ड फॉर डिजाइन ऑफ सबमिट कर ड्यू टू बेस्ट ड्राइंग क्वालिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द कैलकुलेशन। आइडियल शेप होती है वो होती है सर्कुलर बिकॉज साइड डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट। चलो ये पॉइंट भी लिखा हुआ है। देर इज नो डिस्कम्फर्ट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन केस ऑफ सबमिट कर बिकॉज वेट ऑफ द व्हीकल एक्टिंग। यहाँ पे डिस्कम्फर्ट क्राइटेरिया जो है, डिस्कम्फर्ट नहीं होता है इसलिए हम डिस्कम्फर्ट क्राइटेरिया जो है इसके अंदर कंसिडर नहीं करते। इक्वेशन ऑफ सबमिट कर, ये आपको डायरेक्टली लेंथ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सबमिट कर ये रही वाई डैश जनरल इक्वेशन माइनस एन, यहाँ पे एन क्या है, सम ऑफ द जो ग्रेडियंट है, 2ls एल लेंथ ऑफ द सबमिट कर इंटू एक्स स्क्वायर डिस्टेंस, जो एक्स डिस्टेंस जो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्स डिस्टेंस मतलब किस पॉइंट पे आपको ये वाई डैश की वैल्यू चाहिए, ठीक है, उस पॉइंट के लिए एक्स है। ls लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व हो गया आपका, और n1 x, n1 क्या है, ये वाला स्लोप हो गया, n1 पॉजिटिव वाला, जैसे मान लो असेंडिंग ग्रेडियंट है डिसेंडिंग ग्रेडियंट, तो n1 आपका ये वाला हो गया। तो ये बेसिक जनरल इक्वेशन है, लेकिन ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में जो है आपको काम आती है वो आती है अपेक्स इक्वेशन भी काम नहीं आती, ये वाली इक्वेशन काम आती है, लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व NS स्क्वायर डिवाइडेड 4.4। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, इसके लिए भी एक बेसिक इक्वेशन है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिक इक्वेशन है लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व की, ये वाली, NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट कैपिटल H प्लस अंडर रूट स्मॉल h का होल स्क्वायर। तो क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि ड्राइवर की आई जो है, ड्राइवर की आई की हम हाइट मानते हैं 1.2 मीटर, ठीक है। ये कैपिटल H है ना, ये ड्राइवर की आई है, और स्मॉल h है, ये है ऑब्स्ट्रक्शन जो कोई सामने है उसके लिए हाइट है। तो अगर मान लो गेट का क्वेश्चन आ गया, तो गेट के लिए तो कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू आपको क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, तो फिर आपको ये डायरेक्ट याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको ये वाला जो है लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट H प्लस अंडर रूट H स्मॉल वाला का होल स्क्वायर। तो उसमें जो है आपको, अगर आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में लेंथ ऑफ सबमिट करो, अगर SSD के लिए पूछ रहा है NS स्क्वायर बाई 4.4 कर दो, SSD के लिए ये हो गया। OSD के लिए हम ये मानते हैं कि जो हाइट होती है दोनों की, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी भी हाइट 1.2 मीटर होगी, और हाइट ऑफ द ड्राइवर आई होगी वो भी 1.2, जब वैल्यूज़ पुट करोगे यहाँ पे 9.6 आएगा। तो OSD और ISD के लिए जो है लेंथ ऑफ द सबमिट करो NS स्क्वायर बाई 9.6 होता है। इसमें देखो कंडीशन ये है, ये दोनों फॉर्मूला कब हैं, जब लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, ठीक है। अब साइड डिस्टेंस में तीनों आ गए आपके SSD, OSD और ISD। अब केस 2 ये है लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व में कि मान लो कि जो साइड डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन, यहाँ पे तो चलो कुछ नोट आ गया SSD ग्रेडियंट नोट कंसिडर्ड for vertical curve in SSD calculation effect of gradient is not taken even if vehicle is moving over gradient। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम ये देखते हैं ना SSD कैलकुलेशन करते हैं उसमें ग्रेडियंट का इफेक्ट नहीं लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो चलो उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्या है, अगर ये कोई न्यूमेरिकल है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए करना है तो इतना बनिए। उसमें देखो एक कंडीशन ये थी कि अगर मान लो सबमिट कर्व जो साइड डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व होगी, तो उसके अंदर ये फॉर्मूले जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वो फॉर्मूले क्या चेंज होंगे वो आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, आपको आगे आगे मिलेंगे वो वाले फॉर्मूले। एक मिनट,
देखो अगर लेंथ ऑफ द समिट कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस हो जाएगी तो उस कंडीशन में एसएसडी के लिए लेंथ ऑफ द समिट कर्व का फॉर्मूला होगा 2s माइनस 4.4 डिवाइडेड बाई एन, और ओएसडी के लिए होगा 2s माइनस 9.6 एन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वैली कर्व पढ़ते हैं उसके बाद में। वैली कर्व का जो बेसिक फॉर्मूला आता है वो आता है एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h प्लस 2s tan बीटा। यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो एंगल है वो 1 डिग्री का होता है और एच स्मॉल एच की वैल्यू 0.75। एस एस डी दोनों के लिए, ठीक है। एस एस डी और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल साइड डिस्टेंस जो होती है वो एल वी, लेंथ ऑफ द वैली कर्व, एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई वैल्यूज पुट करेंगे एच की और बीटा की। यहाँ पे 1.5 प्लस 0.35 ऐसा जाता है, ठीक है। और अगर कंडीशन ये होगी कि लेंथ ऑफ द वैली कर्व इज़ लेस देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ठीक है। एच एस डी जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस है, हम दो वैली कर्व को हम हेडलाइट साइड डिस्टेंस प्लस कंफर्ट क्राइटेरिया दो के लिए डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे एल वी इक्वस टू एस माइनस 1.5 प्लस 0.35 एच डिवाइडेड बाई एन। और एक कंफर्ट क्राइटेरिया का जो फॉर्मूला है एल वी इक्वस टू 0.378 अंडर रूट एन वी क्यूब। इसका जो बेसिक फॉर्मूला आता है वो आता है अंडर रूट एन वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी। लेकिन जो है यहाँ पे वैली कर्व होता है वो हम बांध रहे हैं क्यूबिक पैराबोला, और क्यूबिक पैराबोला के लिए सी जो आता है रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू 0.6 मानते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे 0.6 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 0.378 बाहर में आ जाता है। और अगर हम जब ट्रांजैक्शन कर्व डिज़ाइन करते हैं उसके लिए जो स्पायरल कर्व हम अज्यूम करते हैं, और स्पायरल के लिए जो फॉर्मूला आता है सी इक्वस टू 80 डिवाइड बाई 75 प्लस वी, ठीक है। तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला है, वो भी आपको याद रखना है। ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो हमने बना रखे हैं, ठीक है, सेल्फ से। तो यहाँ पे आपका जो है वैली कर्व वो ख़त्म हो जाता है। सिलेबस में आपका नेक्स्ट है लेटरल एंड वर्टिकल क्लियरेंस, ठीक है। तो लेटरल एंड वर्टिकल क्लियरेंस क्या होता है, इसका आंसर आप दीजिए। लेटरल एंड वर्टिकल क्लियरेंस क्या होता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ तक जो है जो आपका हाईवे है, हाईवे पोर्शन जिसमें आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व्स होते हैं, वो सब आ गए। उसके बाद में जो आता है वो पार्ट आता है डिज़ाइन ऑफ पेमेंट कंस्ट्रक्शन, बिटुमेन कोर्स और ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये तो आपका है जो भी आपका सड़क डिज़ाइन होगा उसके लिए। ये वाला जो है ये आपका थ्योरी पोर्शन हो गया। प्राइम टेक कोड क्या होता है, सरफेस ड्रेसिंग, इसके लिए आपको बुक चाहिए भैया। ये क्या है, इसके नोट्स जो हैं, नोट्स क्लास नोट्स में नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको खन्ना जुस्तो बुक है, खन्ना जुस्तो बुक से पढ़ेंगे हम, है ना। बिटुमिनस कोर्स वाला जो थ्योरी पोर्शन है, एक्सटर्नल एक बुक है जिसमें मार्क कर रखा है। चलो बिटुमिनस कोर्स जो है ये वाला पोर्शन हम वहाँ से पढ़ेंगे। पेमेंट कंस्ट्रक्शन जो है ये नोट्स में मिल जाएगा, और ट्रैफिक इंजीनियरिंग है ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। अब जब ट्रैफिक इंजीनियरिंग में है आपका ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक, व्हीकलर कैरेक्टरिस्टिक्स। रोड यूज़र का तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको एक तो विजन क्राइटेरिया आ जाएगा, ठीक है, विजन वाला न्यूमेरिकल, और जो थ्योरी आती है वो मेन तो उस पर आती है कि एक बंदा जो है उसको 6x6 से 8.5 सेंटीमीटर का एक कोई लेटर है वो 6 मीटर से दिख रहा है क्लियर। एक बार वो 6/9 को पूछ लिया तो 6/9 वाले को जो है वो कितनी दूर से दिखेगा। जो एक नॉर्मल पर्सन को 9 मीटर से दिख रहा है वो उसको 6 मीटर से दिखेगा, तो वो 6/9 और 6/6 का क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसी पे बेसिस एक जो सिग्नल का आता है क्वेश्चन की, हमने एक सिग्नल जो रखा 170 मीटर के लिए दूर रखा, अगर मान लो 6/6 का है बंदा तो 6/9 का होगा तो उसको कितनी दूर रखेंगे। तो एक ऐसा न्यूमेरिकल देखो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे राजस्थान में मित्र यहाँ तो ऐसा तो आएगा नहीं, पर थ्योरी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स होएगी, ईयर विजन जो भी आता है इसके अंदर। व्हीकलर कैरेक्टरिस्टिक्स में व्हीकलर की डायमेंशंस आती है, तो डायमेंशन हम मानते हैं कि 2.44 विड्थ होती है और लेंथ, तो मैक्सिमम लेंथ वैसे तो 18 मीटर तक जा सकती है ना व्हीकलर कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें तो, लेकिन आपको लेंथ विड्थ हाइट जो है वो देखना पड़ेगा यहाँ पे। वॉल्यूम, ट्रैफिक, स्पीड एंड डिले स्टडीज़, ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी, ठीक है, ये स्टडीज़ हैं। अब वॉल्यूम स्टडी है, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम के बेस्ड ऑन द जो उनके बीच के व्हीकल्स के बीच की डिस्टेंस होती है उसके अकॉर्डिंग दो फॉर्मूले गिवन है। स्पीड एंड डिले स्टडीज़ के लिए आपको फ्लोटिंग कार मेथड आप पढ़ते हो, ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज़ के आपको चार्ज लोगों से पूछना पड़ता है या लाइसेंस प्लेट लगा देते हो। वो भी आप